इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं एडिटोरियल को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम देखने वाले हैं, जिसको हम लॉजिस्टिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो देखिए, भारत में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कई माध्यमों के द्वारा किया जाता है। सड़क के माध्यम से, जिसमें ट्रक है, इसके अलावा और भी जो अन्य साधन हैं उनके माध्यम से हम माल की एक जगह से दूसरी जगह ढुलाई करते हैं। दूसरे नंबर का जो साधन होता है वो पानी के माध्यम से, ठीक है। इंडिया के भीतर में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके माध्यम से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तीसरा जो मेन सोर्स है एक जगह से दूसरी जगह सामान की ढुलाई का, वो है रेलवे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है रेलवे हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की यदि हम बात करें तो। इंडिया धीरे धीरे करके, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी बढ़ते जा रही है। आने वाले टाइम में भारत और भी डेवलप करेगा, तो उस डेवलपमेंट के हिसाब से यदि देखा जाए तो भारत की जो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है वो भी बढ़ने वाली है। उसके हिसाब से सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत को पूरा कर सकें, ताकि उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। इसी को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया का जो लॉजिस्टिक सिस्टम है उसका आइडियल ट्रैक, आइडियल रूपरेखा क्या हो सकती है, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यूनियन बजट 2023 की हम बात करें तो यूनियन बजट में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत जो पैसा देना चाहिए था सरकार ने उसको डबल कर दिया है। 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ कर दिया है। किसके लिए है ये स्टेट के लिए है। एंड हैज़ अनाउंस्ड एन आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ फॉर द इंडियन रेलवे। इसके अलावा इंडियन रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा, ऐसी घोषणाएं की गई हैं इंडियन बजट में। कुल मिलाकर के जो प्लानिंग की गई है उसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, डिपेंडेंट है किसके ऊपर? हमारी रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि हम चाहते हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ करें, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो सारी जो चीज़ें हैं वो रोड कैसी हमारी, हमारा रेलवे में कितना खर्चा हो रहा है, एयरपोर्ट सिस्टम कैसा है, ठीक है, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बातें निर्भर करती हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। वहीं रेलवे की हम बात कर लें तो जो रेलवे है वो एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक मोड माना जाता है लॉजिस्टिक मूवमेंट का, ठीक है। एफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष, कुशल। लॉजिस्टिक मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह माल की ढुलाई करना है तो उसके लिए रेलवे बहुत बढ़िया साधन है। गिवन देयर पैन इंडिया नेटवर्क, और हम जानते हैं कि रेलवे का नेटवर्क पूरे इंडिया भर में है। एंड कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इनेबलिंग ए कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम, और रेलवे ही एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है, ठीक है, लॉजिस्टिक सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने के लिए, लॉजिस्टिक सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए। दूसरी नंबर की बात यह है, रेलवे का जो फ्रेट मूवमेंट का टारगेट है वो भी आजकल बढ़ गया है। पहले 27% हुआ करता था, आज के टाइम में 45% का टारगेट दिया गया है रेलवे को। इसके साथ साथ में जो माल की ढुलाई है 1.2 बिलियन टन से आज के टाइम में, ठीक, कितनी है, 1.2 बिलियन टन है, तो बढ़कर के 2030 तक ये माल की ढुलाई करेगा 3.3 बिलियन टन। पीएम गति शक्ति प्रोवाइड करता है एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म, ताकि एड्रेस हम कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चैलेंजेस हैं उनको, दैट हैव हैम्पर्ड द मूवमेंट ऑफ फ्रेट बाई रेल, जिसने प्रभावित किया है, ठीक है, माल की ढुलाई को रेलवे के माध्यम से, उसको सॉल्व करने की बात करी जाती है पीएम गति शक्ति के माध्यम से। अब हम बात कर ले रहे हैं, हमें सुविधा मिल रही है माल ढुलाई की और उसका क्या कॉस्ट आ रहा है।
रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कितना खर्चा आता है, इसके बाद और भी अन्य माध्यमों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो रोड ट्रांसपोर्ट की हम बात कर लें तो करेंटली मॉडल मिक्स इन टर्म्स ऑफ फ्रेट मूवमेंट इज स्क्यूड बाय कंसिडरेबल एक्सटेंट टुवर्ड रोड ट्रांसपोर्ट विथ 65% ऑफ द फ्रेट मूवमेंट बाई रोड। आज के टाइम में हम देखते हैं कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमें मिक्स प्रकार से रिजल्ट आता है। 65% जो माल की ढुलाई है, फ्रेट की ढुलाई है, वो किसके द्वारा हो रही है, रोड के द्वारा हो रही है। द इफेक्ट इज इंक्रीज बर्डन ऑन रोड। इससे क्या होता है, रोड के ऊपर जो है बर्डन बढ़ गया है। ठीक है, रोड में ज़्यादा माल ढुलाई होगी तो रोड ज़्यादा खराब होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है हमें रोड के ऊपर भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं जो रोडें हैं वो कैसी हो जाएंगी, धीरे धीरे करके जाम होना चालू हो जाएंगी। इससे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा और जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है ना उसमें तेज़ी आने वाली है। यदि हम रोड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें घटित होंगी यहाँ पर ये बताया जाता है। इसके बाद हम तेज़ी से क्या काम कर रहे हैं, रेलवे को एडॉप्ट कर रहे हैं एज ए मोड फॉर कार्गो मूवमेंट। ठीक है, कार्गो मूवमेंट के मोड के तौर पर हम रेलवे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी क्रूशियल माना जाता है यदि हम इंडिया के लॉजिस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना चाहते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने का मतलब ये है कैसे करके हम सामान की ढुलाई को सस्ता कर सकते हैं। हम एक नज़र डालें यदि कंपेरेबल कॉस्ट की, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सजेस्ट दैट freight movement cost is the highest in the road sector, nearly twice the rail cost। अब यहाँ से आप देख लीजिए, रेल के माध्यम से इतना सारा माल की ढुलाई हो रही है, वहीं रेल और सड़क की तुलना यदि हम करें, सड़क ट्रांसपोर्ट की तुलना यदि हम रेलवे से कर लें तो डबल पड़ जाती। मतलब रेलवे सस्ता है और सड़क के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी महंगा हो जाता है। फिर भी सरकार चाहती है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है, ठीक है, उसको हम प्राथमिकता दें। ठीक है, कॉस्ट के ऊपर। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस्ट के हिसाब से यदि देखा जाए उसको प्राथमिकता दी जा रही है। और रेलवेज इन इंडिया हैव बीन लॉजिंग फ्रेट शेयर टू अदर मोर फ्लेक्सिबल मोड। और आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि लोग रेलवे को कम सिलेक्ट कर रहे हैं, रेलवे के अलावा दूसरे माध्यमों से माल की ढुलाई एक जगह से दूसरी जगह हो रही है। जैसे कि 2021 का डाटा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है जिसमें बताया जा रहा है कोल कॉन्स्टिट्यूटेड 40% ऑफ द टोटल फ्रेट मूवमेंट ऑफ 1.2 बिलियन टन। तो सबसे ज़्यादा कोल की ढुलाई हुई थी 44%, इसके बाद आयरन और 13%, सीमेंट 10%, फूड ग्रेन 5%, फर्टिलाइज़र 4%, आयरन एंड स्टील 4%। इसके अलावा जो नॉन बल्क कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, जिनको हम कहना चाहिए इकट्ठे तौर पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है नॉन बल्क, ठीक है, नॉन बल्क कमोडिटीज़ किसको बोलते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, ऐसी चीज़ें जिनको हम क्या काम कर रहे हैं, इकट्ठे थोक के रेट पे हम जिसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम जिन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उन सब की बात यहाँ पर करी जाती है। अकाउंट फॉर ए वेरी स्मॉल शेयर इन द रेल फ्रेट मूवमेंट, मतलब कि जो नॉन बल्क कमोडिटीज़ होती है उनकी ढुलाई बहुत कम ही रेलवे करता है। अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कंटेनर में ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। मतलब कि कंटेनर में ट्रैफिक किसको हम बोल सकते हैं, देखिए जैसे सड़क जा रही है, ठीक है, सड़क में माल ढुलाई के लिए पहले 10 गाड़ियाँ चलती थी, आज के टाइम में 20 गाड़ियाँ चलने लगी हैं। तो ये क्या है, हम देख रहे हैं ट्रैफिक देख रहे हैं। इसी प्रकार से रेलवे में भी यदि हम बात करें तो रेलवे के जो कंटेनर हैं
ठीक है, वो एकदम कहना चाहिए उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा रहती है कि हमेशा उसमें ट्रैफिक चलते रहता है। तो द कन्वीनियंस ऑफ मूविंग नॉन बल्क कमोडिटीज़ इन कंटेनर, किस में भेज रहे हैं हम, कंटेनर के माध्यम से भेज रहे हैं, हैज़ लीड टू एन इंक्रीज इन द कंटेनराइज ट्रैफिक ओवर द लास्ट डिकेड, ग्रोइंग फ्रॉम 7.6 मिलियन 20 फुट इक्विलेंट यूनिट इज इन 2008 से 7.6 से 16.6 मिलियन TEU हो गया है 2020 में। नॉन बल्क कमोडिटीज़ के कंटेनर्स की हम बात कर रहे हैं। TEU किसको बोलते हैं, ये होती है कार्गो की कैपेसिटी, जिसके माध्यम से आप माल की ढुलाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर TEU के बारे में पिक्चर सहित दिखाया गया है। ये जो कंटेनर है आप देख रहे हैं, कंटेनर में नॉन बल्क कमोडिटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। क्या बोल रहे हैं हम, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, जिसको यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए, मापने के लिए शिप की कार्गो कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, कोई जहाज़ कितने सारे कार्गो को अपने ऊपर लाद कर ले जा सकता है। द डायमेंशंस ऑफ 1 TEU आर इक्वल टू ए स्टैंडर्ड 20 शिपिंग कंटेनर। ठीक है, तो 20 शिपिंग कंटेनर, 20 लॉन्ग एंड 8 टाल, यहाँ पर कार जो कंटेनर है उसकी लंबाई और ऊंचाई के बारे में बात करी जाती है। फिर ग्लोबली रेलवे की यदि हम बात करें, ठीक है, पूरे विश्व भर में रेलवे में बहुत हैवी तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि एडवांस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। इससे क्या होगा, लो कॉस्ट कंटेनर मूवमेंट होगा, इससे सस्ती माल की ढुलाई हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, चाइना यूज़ करता है स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन में कंटेनर को ये रखता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है, जो कि कनेक्ट करती हैं सिग्निफिकेंट पोर्ट्स टू इनलैंड। ठीक है, उसके जो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उनको इनलैंड के साथ में एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर रही हैं स्पेशल ट्रेन। और इसके साथ साथ उसने कुछ डेडिकेट रेल लाइन भी बिछा करके रखी हैं ताकि कंटेनर का जो ट्रैफिक है उसको हम कम कर सकें। इसके अलावा वो प्लानिंग कर रहे हैं कि डबल डेकर कंटेनर कैरेज हम लेकर आएंगे ताकि जो एफिशिएंसी है उसको हम बढ़ा सकें। जबकि जो इंडियन रेलवे है अपग्रेड कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत, जिससे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करी जा रही है एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी। इसके साथ साथ में आइडेंटिफाई किया जा रहा है नए प्रायोरिटी के एरियाज़ को, ताकि हम अचीव कर सकें हमारे रेलवे का जो माल ढुलाई का टारगेट है उसको। वहीं यदि हम प्रेजेंट में बात कर लें, ये जो सिग्निफिकेंटली कदम हम उठा रहे हैं वो फिर भी कम हैं यदि हम अदर कंट्री की बात करें, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट और चाइना जितना पैसा खर्च कर रहा है। तो जो नेशनल ट्रांसपोर्टर होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ को फेस कर रहे हैं, वो सीवियर इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑपरेशनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस को ये ट्रांसपोर्टर फेस करते हैं। इंटर्न लीडिंग टू ए शिफ्ट ऑफ फ्रेट ट्रैफिक टू द रोड, और इससे क्या होता है, जो माल की ढुलाई है उसमें स्लो आ जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें ट्रांजिट का जो टाइम है, यदि हम उसको बढ़ा देते, ठीक है, बाय रेल एंड प्री मूवमेंट एंड पोस्ट मूवमेंट प्रोसीजरल डिलेज सच एज वैगन प्लेसमेंट, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशन, मल्टी मॉडल हैंडलिंग, हैम्पर फ्रेट मूवमेंट बाय रेल। अब रेलवे में भी हम अंदर देख रहे हैं कि बहुत सारा टाइम ख़राब हो जा रहा है, वैगन को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग में हमारा टाइम ख़राब हो जाता है, मल्टी मॉडल हैंडलिंग में हमारा टाइम ख़राब हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है, मेंटेनेंस ऑफ गुड शेड एंड वेयर हाउस की हमें ज़रूरत है, एंड
uncertain supply of wagons are some of the infrastructure challenges that custom faces। कौन सी चीज़ की हमारे यहाँ पर कमी है? हमारे पास जो वैगन है उनकी संख्या कम है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हाई नेटवर्क कंजेशन, लोअर सर्विस लेवल एंड इंक्रीज ट्रांजिट टाइम। इससे बहुत सारे हमको नुकसान हो जाते हैं, जैसे कि कंजेस्टेड हो जाना, लोअर सर्विस लेवल, हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्वालिटी में खराबी आ जाना, ठीक है, और जो माल की ढुलाई का टाइमिंग है उसमें बढ़ोतरी हो जाना। स्पेशल एंटाइटी की किस प्रकार से हमको ज़रूरत है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ओवर सैचुरेटेड लाइन कैपेसिटी constrain and improve the timing of trains। ओवर सैचुरेटेड लाइन कैपेसिटी constraint and improve the timing of trains। ओवर सैचुरेटेड लाइन कैपेसिटी, हमें हमारी जो लाइन की कैपेसिटी है ना उसको बढ़ाना होगा, तब जा कर के हम, ठीक है, जो ट्रेन की टाइमिंग है उसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आने वाला जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है किसके साथ में? इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर के साथ में। इसके अलावा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, ये जो ओवर सैचुरेटेड लाइन कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट है, कैपेसिटी की जो हमारी लाइन की कैपेसिटी की बाधाएं हैं उसको कम करेगा और इम्प्रूव करेगा ट्रेन की टाइमिंग को। इसके लिए क्या किया गया है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं। माल की ढुलाई के लिए अलग से लाइनें बिछाई जा रही हैं ताकि यात्री वाली गाड़ियाँ और माल गाड़ियाँ, ठीक है, दोनों में क्रॉसिंग में टाइम ना लगे। ऐसा नहीं है कि माल गाड़ी निकालने के लिए इनको खड़ी कर दिए या फिर इनको निकालने के लिए उनको खड़ी कर दिए हैं। इंडियन रेलवे को ज़रूरत है कि वो इम्प्रूव करे इंफ्रास्ट्रक्चर को, दैट इज़ बैक्ड बाय एडिक्वेट पॉलिसी टूल। ठीक है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पॉलिसी के माध्यम से लेकर के आए हैं। इसके अलावा इनकरेज करना पड़ेगा हमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को ऑपरेशन में, मैनेजमेंट ऑफ टर्मिनल में, कंटेनर में, वेयर हाउस में, ठीक है, ताकि हम रिसोर्सेज का यूटिलाइज बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें। इस्टेब्लिश करना पड़ेगा हमको एक स्पेशल एंटिटी, स्पेशल संस्था की हमें निर्माण करने की ज़रूरत है रेलवे के अंडर में, ताकि हैंडल किया जा सके जो इंटर मॉडल लॉजिस्टिक पार्टनरशिप है उसको, किसके साथ में? प्राइवेट सेक्टर के साथ में। इससे हम एड्रेस कर पाएंगे पहली, फर्स्ट एंड लास्ट माइल इश्यू फेस्ड बाय रेलवे, ठीक है, अपने पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक क्या क्या चीज़ फेस कर रहा है उसको हम कैसे करके हल कर सकते हैं। ये जो एंटाइटी रहेगी वो फंक्शन करेगी एज ए सिंगल विंडो फॉर कस्टमर्स फॉर कार्गो मूवमेंट एंड पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो सिंगल विंडो के तौर पर ये संस्था काम करेगी कस्टमर्स के लिए, कार्गो के मूवमेंट हो चाहे वो पेमेंट ट्रांजैक्शन हो। देयर आर 2 कार्गो वैगन्स इन ईच पैसेंजर ट्रेन। प्रत्येक पैसेंजर ट्रेन में 2 कार्गो वैगन्स होते हैं। बेस्ड ऑन इंडस्ट्री रिकमेंडेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ उबर लाइक मॉडल, ठीक है, इंडस्ट्री की रिकमेंडेशन के हिसाब से हमें उबर जैसा मॉडल लाने की ज़रूरत है। 1 ऑफ द 2 कार्गो वैगन, ठीक है, 2 में से 1 कार्गो वैगन के लिए हमें ऑनलाइन सिस्टम चालू करना पड़ेगा, जहां पर जो कस्टमर हैं वो बुक कर सकते हैं वैगन को यूजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। इससे जो वैगन के यूटिलाइजेशन का रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंडियन रेलवे में कीपिंग ऑपरेटिंग द अदर वैगन द वे इट इज़ डन करेंटली until the success of proposed model is established। तो जब तक हम कोई नया मॉडल नहीं ला देते हैं, हमें 2 प्रकार की चीज़ों को करना पड़ेगा इंडियन रेलवे में। एक कंटेनर को रेलवे अपना इस्तेमाल करेगा और दूसरा जो कंटेनर है इमरजेंसी के लिए रेलवे को रखना होगा। जैसे किसी ने ऑनलाइन बुकिंग किया, फट से वो कंटेनर उसको मिल जाना चाहिए। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल आया है वो प्रेस की फ्रीडम के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की आलोचना करता है या फिर वो कोई विपक्ष का लीडर है, ठीक है, तो सरकार अपनी जो एजेंसियां हैं उसके माध्यम से उनकी जांच करवाना चालू कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करी थी नरेंद्र मोदी के ऊपर, जो कि
जब वहाँ गुजरात दंगे हुए थे उस टाइम में नरेंद्र मोदी ने क्या भूमिका निभाई थी, उसके ऊपर क्वेश्चन खड़ा करती है। अब चूंकि 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो केंद्र सरकार ने क्या काम करी, उसको चुपके से कुछ ऑर्डर पास करी और उसको किसी भी माध्यम से लोग देख ना सके, इसके लिए उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दी है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी जो प्रेस है उसको प्रभावित किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, प्रेस की जो आज़ादी है उसको ख़त्म किया जा रहा है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को भी ये सब बातें अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुपचाप है। तो सुप्रीम कोर्ट इन सब कोर्टों को इन सब बातों में ध्यान देना चाहिए, उसको आगे आना चाहिए, और जो प्रेस की स्वतंत्रता है, नागरिकों की जो फ्रीडम ऑफ इस एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको सेव करने की कोशिश करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को क्या काम करना है, प्रभाव और परिणाम का जो थ्योरी है उसको फिर से जिंदा करना है, उसको लागू करने की ज़रूरत है, ताकि गवर्नमेंट जो इस प्रकार से जांच कर रही है, इस प्रकार से जो काम कर रही है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सके। आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो न्यायालय तक ही सीमित हो गई है, बाकी और अदर जगह देखें तो वहाँ लोग एकदम कहना चाहिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है तो हमारे जो आपराधिक न्यायालय हैं वो आने वाले टाइम में भी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बीबीसी के मामले में यदि हम बात करें तो कोर्ट को निर्धारित करने के लिए एक तथ्य, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि कर की चोरी हुई है इसलिए बीबीसी की जांच पड़ताल हुई है, यहीं तक उसको लिमिटेड नहीं रहना है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था जिसको सर्वे एक्शन हम बोल रहे हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी, जिसका ऑफिस है नई दिल्ली और मुंबई में, यहाँ पर सर्वे एक्शन लिए गए डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स की तरफ से। 3 दिन तक ये सर्वे चला रहा था। एक प्रेस रिलीज इशू किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसको सीबीडीटी कहते हैं। उसमें आरोप लगाया जाता है कि जो टैक्स इवाजन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, रेमिटांस एंड डिस्क्रिपेंसीज इन बीबीसी ट्रांसफ़र प्राइसिंग मैकेनिज्म, बीबीसी के ऊपर टैक्स की चोरी करने का आरोप कुल मिलाकर के लगाया जाता है सीबीडीटी के द्वारा। कई सारे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने डिस्क्राइब किया है इस प्रकार की रेड्स को एज डीपली अनफॉर्चुनेट। द एडिटर गिल्ड टर्म देम एज इंटिमिडेशन। एडिटर गिल्ड का क्या कहना है, कुल मिलाकर के ये केंद्र सरकार की तरफ से धमकी है कि आप यदि ऐसे कदम उठाएंगे तो हम आपके पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो करके। तो देखिए, अब जब आप वहाँ पर टैक्स की चोरी का पता लगाने गए हैं तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप वो कैसे काम करती है, बीबीसी का जो ऑफिस है कैसे करके काम कर रहा है उसके बारे में भी आप जानकारी ले रहे हैं। लोगों के फ़ोन आप छीन ले रहे हैं, ठीक है, लोगों के फ़ोन की आप तलाशी ले रहे हैं। और दूसरे नंबर की बात, जब आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा गया तो आपका कहना है कि नहीं, ये सब तो स्टेट की जिम्मेदारी है, हम कुछ नहीं जानते। तब तो आपने पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी ठोक दी सीधी सीधी जब आपसे क्वेश्चन किया गया था। तो ठीक है, हम देखते हैं कि उनके जो फ़ोन हैं वो छीन लिए जाते हैं एंड इन्फॉर्मेशन वाज सॉट फ्रॉम देम अबाउट देयर वर्किंग मेथड के बारे में उनसे जानकारी छीनी जाती है। इवन इफ द केस ऑफ द सीबीडीटी इज परसीव्ड एज legitimate, it would at its very best be limited to accounting and financing investigation। यदि आप इसको विधि संगत भी कह रहे हैं तो इसको लिमिटेड रखना था आपको अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन तक। इसके बाद आप कोई रीजन क्लियर भी नहीं दे रहे हैं। एक प्रकार से कहना चाहिए ये डिजिटल ड्रागनेट था, महाजाल था, ठीक है, जर्नलिस्ट जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर आपने फैलाए थे। दिस इज़ व्हाट कैन बी डिफाइंड एज
फिशिंग एक्सपेडिशन, इसको हम फिशिंग एक्सपेडिशन कह सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से जो बिल कहना चाहिए बजट पेश किया गया है, उसमें किस किस बातों पर फोकस किया गया है। शिंदे और फडणवीस की गवर्नमेंट ने पहला बजट प्रस्तुत किया है जिसमें फार्मर को सहायता पहुंचाई जाएगी। इसके साथ साथ में वुमेन्स का भी इसमें खास ख्याल रखा गया है। ठीक है, इसमें सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट दिया जाएगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट किए जाएंगे और जॉब क्रिएशन किया जाएगा। लेक लड़की स्कीम अनाउंस की गई है फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है, लेक लड़की स्कीम, ताकि जो गर्ल चाइल्ड है मतलब जो बच्ची है उसको एम्पावरमेंट किया जा सके, उसको मजबूत हम बना सकें। एकनाथ शिंदे जिसके लीडर हैं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उनकी, थर्सडे के दिन इन्होंने प्रेजेंट किया था अपने बजट को, जिसका आउटले है 1.72 लाख करोड़ रुपया का। 2023-24 के लिए ये बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें ऑफरिंग है, ऑफरिंग मतलब प्रोवाइड, ऑफर दिया जाएगा 6,000 रुपया की सहायता है, एंड 1 रुपया क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन किसानों के लिए ये स्कीम है। 1 रुपया का आपको इंश्योरेंस करवाना है और आपको बदले में जब आपकी फसल ख़राब हो जाएगी तो उसका मुआवजा सरकार देगी। टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। इसके साथ साथ में 50% डिस्काउंट है ऑन फेयर्स इन स्टेट रन बसेस ऑफ फॉर वुमेन। तो महाराष्ट्र की जो सरकार वहाँ पर बसेस चला रही है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि 50% की छूट रहेगी महिलाओं के लिए। तो ये जो पहला बजट था अमृतकाल का, ये बेस्ड है पंचामृत प्रिंसिपल, ऐसा कहना है डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का, हु होल्ड द फाइनेंस पोर्टफोलियो while reading out the budgetary allocation from an iPad in the state assembly। आगे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करी जाती हैं। फडणवीस ने प्रेजेंट किया था रिवेन्यू डेफिसिट बजट, कितने का, 16,222 करोड़ रुपये का रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट हम किसको बोलेंगे, जब हमें रिवेन्यू में घाटा हो जाए। विद ए प्रोविज़न ऑफ 5.47 लाख करोड़ रुपया का एक्सपेंडिचर किया जाएगा। एज पर द बजटरी एस्टिमेट रिवेन्यू रिसीव्ड हैव बीन पेड एट 4.49 लाख करोड़ रुपया। रिवेन्यू रिसीप्ट आपका कितना है, 4.49 लाख करोड़ रुपये का आपका रिवेन्यू है, इतनी आपने कमाई करें रिवेन्यू के माध्यम से। और वहीं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है 4.65 लाख करोड़ रुपये का। और फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया आपको, 95,500 करोड़ रुपया का। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था जल युक्त शिविर योजना 2.0, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5,000 विलेजेस में। मिस्टर फडणवीस ने लॉन्च किया था इस स्कीम को व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर इन 2014 से 2019, बट इट वाज डिसकंटिन्यूड व्हेन उद्धव ठाकरे लेड महाविकास अघाड़ी अलायंस केम टू द पावर आफ्टर 2019 असेंबली इलेक्शन। तो फडणवीस ने जलयुक्त शिविर योजना अपने कार्यकाल के दौरान चालू किया था जब वो 2014 से 2019 के बीच में मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में फिर ठाकरे की सरकार आ गई, उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया था। इसके अलावा इसमें प्रपोज किया गया है नमो शेतकारी महाशमनम निधि स्कीम। इस स्कीम के अंदर में प्रत्येक फार्मर स्टेट में प्राप्त करेगा 6,000 रुपया का एडिशनल टू द 6,000 गिवन अंडर पीएम किसान सम्मान निधि एवरी ईयर। तो 6,000 क्या है केंद्र सरकार दे रही है, 6,000 स्टेट गवर्नमेंट दे रही है किसानों को, कुल मिलाकर के साल में किसानों को 12,000 रुपया दिया जाएगा, मतलब महीने का 1,000 रुपया किसानों की आय हो गई। तो एक एडिशनल आउटले है 6,900 करोड़ रुपया का, विल बी मेड इन 2023-24। इस स्कीम के अंतर्गत इतना खर्चा आने वाला है।
फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अलॉट किया जाएगा 3,312 करोड़ रुपया, और 1 रुपया की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत फार्मर को पेड करना पड़ेगा मात्र 2% ऑफ द प्रीमियम। 100 रुपया सरकार देगी, 2 रुपये किसानों को देना पड़ेगा। आगे इसके बाद, ठीक है, वुमेन विल बी गिवन 50% डिस्काउंट ऑन टिकट फेयर। 50% का डिस्काउंट है यदि आप महाराष्ट्र सरकार की बस में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करती हैं, तो ये महिलाओं के लिए है। और महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बसेस एंड ए वेवियर ऑन प्रोफेशनल टैक्स ऑन मंथली सैलरी अप टू 25,000। तो जिसकी सैलरी 25,000 तक है उसको मंथली टैक्स में छूट भी दी जाएगी। फिर आ जाती है लेक लड़की स्कीम। ये एम्पावरमेंट करने वाली है गर्ल्स को। मिस्टर फडणवीस का कहना है येलो एंड ऑरेंज राशन कार्ड होल्डर की जो फैमिली हैं, सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी 5,000 रुपया की, गिवन आफ्टर द बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड। ठीक है, यदि आपके घर में लड़की का जन्म होता है तो 5,000 रुपये की सब्सिडी। 4,000 रुपया दिया जाएगा क्लास फर्स्ट में, जब आपकी लड़की 6वीं में पहुंच जाएगी तो 6,000, और 8,000 दिया जाएगा क्लास 11वीं में। जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसको 75,000 रुपया कैश दिया जाएगा, गिवन टू द बेनिफिशरी एज